नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। इस बार 2022 में कौन होगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, इसकी चर्चा बहुत ही महीनों पहले से होने लगी थी। लेकिन आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि किन चरणों में कौन सी पार्टी आगे हुई है, किसकी सरकार बनेगी, कौन से मुद्दे रहे हैं जिनकी वजह से इस बार चुनाव में किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। हालांकि आज आपको हम जो विधानसभा जो एक नंबर है बेहट सहारनपुर की, वहां से लेकर के सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा जहां पर 403 नंबर की विधानसभा सीट है, वहां तक के हमने दौरे किए हैं। 18 अगस्त से लगातार उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं और आज आपको वो एग्जिट पोल दे रहे हैं जो ओपिनियन पोल के बाद अब एग्जिट पोल की बारी थी। सातों चरणों का हम आपको समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से मुद्दे ने किस चरण पर क्या काम किया है। हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं आपको पहले चरण में क्या हुआ है। पहला चरण जहां पर किसी को अनुमान नहीं रहा होगा कि क्या हो पाएगा। हम आइए आपको सीटवार बताते हैं पहले चरण में क्या हुआ है। ये वही कागज है जिसपे हमने लगभग 6 महीने से अध्ययन किया है, मेहनत किया है और सब उतार दिया है। आज आपको एक एक पन्ने पर हम पढ़ के सुनाएंगे और बताएंगे हमने क्या तैयारी की थी और कैसे हमने इस चरण को देखा है। पहला चरण 58 चरणों का, पहले चरण में 58 सीटों के लिए मतदान हुआ है, जिसमें 11 जिले हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये वो जिले हैं जहां पर मतदान हुआ। 2017 की तुलना में कम मतदान हुआ है कई सारे जिलों में, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब बताते हैं किस जिले में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। शामली में 3 विधानसभा की सीटें हैं और कहा जा रहा है जो एग्जिट पोल है हमारे पास, उसमें से 2 सीटें समाजवादी पार्टी की है और एक बसपा की है। मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 में से 4 समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है और 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। बागपत में 3 विधानसभा की सीटें हैं, एक बीजेपी के खाते में है, 2 समाजवादी पार्टी के खाते में है। मेरठ में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कहा जा रहा है 6 समाजवादी पार्टी खाते में है और एक जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई दिख रही है। गाजियाबाद में 5 सीटें हैं और 5 में से 3 पर समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि भाजपा है और 2 पर सपा है। इस तरीके से लगातार हर जिले के आपको मैं अपडेट दे रहा हूं पहले चरण में किस तरीके से सीटों पर बंटवारा हुआ, वोटिंग हुई और उसकी जो परिणाम दिख रहे हैं, जो एग्जिट पोल है वो इस तरीके का है। जो हमने 10 लोग सैंपलिंग करके एग्जिट पोल देते हैं, मैंने जितना लोगों से बातचीत किया, फील्ड में जो जाकर मुलाकात की है, और ये 7वां 8वां राज्य है जहां पर मैं इस तरह का काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा हूं। गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा की सीटें हैं, तीनों में से 2 पर समाजवादी पार्टी है और 1 पर बीजेपी है। हापुड़ की बात कर लें, हापुड़ में 3 विधानसभा की सीटें हैं, 1 पर समाजवादी पार्टी है, 2 पर बीजेपी है। बुलंदशहर की बात करते हैं, 7 विधानसभा की सीटें हैं, 4 पर भारतीय जनता पार्टी है और 3 पर समाजवादी पार्टी है। अलीगढ़ की बात करते हैं, अलीगढ़ में जो है इस समय स्थिति जो समझ में आ रही, 4 पर समाजवादी पार्टी और 3 पर बीजेपी भी है। वहीं हम बात करेंगे मथुरा की, 5 विधानसभा सीटों वाली मथुरा जिले में 4 पर समाजवादी पार्टी है और 1 पर भारतीय जनता पार्टी। वो कहा जा रहा है वो सीट कौन सी होगी वो भी साफ नहीं हो पाई है। आगरा में 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई दिख रही है और 3 पर समाजवादी पार्टी पकड़ बनाई हुई है। दरअसल आप पूछेंगे कि बसपा का इसमें कई सारा गढ़ है, क्या बसपा वहां पर कुछ नहीं कर पा रही है? बसपा चुनाव जरूर लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन वो इस तरीके के मार्जिन पे नहीं है कि सीटों को जीत में कन्वर्ट कर पाएं। हालांकि मथुरा के बारे में कहा जा रहा है वहाँ प्रदीप माथुर अच्छा चुनाव लड़े हैं, जीत पाएंगे, ये देखने की बातें होंगी। जब रिजल्ट आएगा 10 तारीख को तब पता चलेगा। तो ये एग्जिट पोल है जो हम आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से इस पहले चरण में जो माहौल बना है, जिसमें 60.17% वोटिंग हुई है पहले चरण में, और ये जो वोटिंग परसेंटेज रहा 2017 के मुताबिक कम हुआ है। 2017 के मुताबिक में ये अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा है, लेकिन इस बार कम हुआ है। तो ऐसे में सारी चीज़ों को देखने के बाद ये माना जा रहा है यहाँ पर किसान आंदोलन रहा है। हम मुजफ्फरनगर, शामली, संभल इधर जा चुके थे, आगरा जा चुके थे, वहाँ पर हमने बातचीत लोगों से किया था, तो कहा जा रहा था किसान आंदोलन यहाँ पर बहुत भारी था, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर जाट नाराज है, जाटों को बटा है, सपा में भी गया है और भाजपा में भी गया है और बसपा में गया है। मुसलमान यहाँ पर एक हुए हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि इस 58 सीटों में से सबसे ज़्यादा सीटें मिले समाजवादी पार्टी गठबंधन को, इसमें आरएलडी भी है, 32 से 34 सीटें मिलती हुई पहले फेज के चुनाव में
दिख रही हैं। और वहीं दूसरा फेज अगर इसमें देखें, दूसरे पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, जिसे 20 से 22 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बसपा को 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल चुकी है समाजवादी पार्टी गठबंधन, जिसमें आरएलडी है और समाजवादी पार्टी है। कई दिग्गज हैं वो चुनाव हार रहे हैं अपने बयानबाजियों की वजह से, अपने मुद्दों की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां भी इन सारे चरणों में अच्छे से नहीं हो पाई हैं। अब ये जो आपको हमने एक खाका बनाया, जो रिजल्ट बताया, वो ये है कि 32 से 34 पर समाजवादी आरएलडी, 20 से 22 पर बीजेपी और 1 से 2 पर बसपा आ सकती है। अब हम आपको बताने चलेंगे दूसरे चरण में क्या हुआ है, दूसरे चरण का मतदान कहां जा रहा है, दूसरे चरण के मतदान में क्या हुआ है और कौन आगे हो रहा है, कौन पीछे हो रहा है। अब हम दूसरे चरण की बात करेंगे। 9 जिले, 55 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें बताते चलें आपको किसको कितना सीट मिल रहा है, कौन सी पार्टी आगे जा रही है, कौन से मुद्दे यहां पर भारी रहे हैं और कौन किस मुद्दे को लेकर के आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे चरण में भी आरएलडी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, यहां पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा को दूसरे चरण में बहुत नुकसान हुआ है। इस पूरी बात को जानने से पहले आप समझिए कि इसमें 2 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, महिला पुरुष इसमें दबा करके वोटिंग किए हैं। इस बार जो 55 सीटों के लिए वोटिंग हुई, इसमें बहुत अच्छी वोटिंग मानी गई। इनमें थर्ड जेंडर 1261 हैं, ये भी निर्णायक भूमिका में शामिल हैं। अब जैसे बात करते हैं कि 55 विधानसभा सीटों में 2017 में 38 पर जो है भाजपा को मिला था और 15 सपा जीत पाई थी, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन हम बताते हैं इसमें क्या हो सकता है। इसमें जो होने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से जिले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। बिजनौर में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 में से 5 समाजवादी पार्टी के पास जाती हुई दिख रही हैं और 3 जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। अमरोहा में 4 विधानसभा की सीटें हैं, 3 समाजवादी पार्टी के पास और 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, 5 समाजवादी पार्टी खाते में, 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। रामपुर में हम बात कर रहे हैं, 5 विधानसभा की सीटें हैं, 3 पर सपा, 2 पर भारतीय जनता पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कहा जा रहा है इसमें 1 भी बसपा पर भी खाता खोल सकती है। बरेली की बात करते हैं, बरेली में 9 विधानसभा की सीटें हैं, 5 पर समाजवादी पार्टी की लड़ाई है और 4 पर भारतीय जनता पार्टी है। शाहजहांपुर की बात करेंगे, 6 विधानसभा सीटें हैं, 4 पर सपा है और 2 पर भाजपा है। बदायूं की बात करते हैं, बदायूं में 4 पर सपा है, 2 पर भाजपा है। सहारनपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, 6 पर सपा है और 1 पर बीजेपी या बीएसपी हो सकती है। संभल में बात कर लें, 4 विधानसभा की सीटें हैं, 3 पर बीजेपी है और 1 पर समाजवादी पार्टी है। इसमें कहा जा रहा है कि मुश्किलात ये हो रहा है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 17 में 10 इसमें अब मुस्लिम विधायक चुनाव जीत करके आए थे और वो कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं से आरएलडी और समाजवादी पार्टी खाते में विधायक बैठे हुए हैं, तो उनकी बढ़त बनी हुई है। इसमें दूसरे चरण में 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 17 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही। एग्जिट पोल यही कह रहा है। इनके जो सारे समीकरण हैं, हम लोग अमरोहा, मुरादाबाद जा चुके हैं, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, सहारनपुर में भी बातचीत की गई। सहारनपुर हम लोग कई दिन रहे, वहां पर चीज़ों को समझने का प्रयास किया। संभल बगल में ही था, वहां पर हम लोगों ने बातचीत की थी। तो इससे लगता है जो जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उसके हिसाब से माना जा सकता है कि कितनी परसेंट वोट हुआ होगा और कहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। नागौर में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई 2017 में और इस बार नागौर में सबसे ज़्यादा वोटिंग नहीं हो पाई है, तो माना जा रहा है इस बार लड़ाई बहुत ही तगड़ी और बहुत ही कड़ी है। अब हम आपको ले चलते हैं तीसरे चरण में। विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। तीसरे चरण की बात करते हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन इसमें आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरे चरण का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही निर्णायक भूमिका में पहुंचा हुआ मतदान था और ये बात बताना बहुत ही आवश्यक है। आइए हम बात करते हैं तीसरे चरण की। 20 फरवरी को 16 जिलों में मतदान हुआ, जिसमें 59 सीटें रहीं और इसमें 2.16 करोड़ मतदाता रहे। हाथरस इसमें जो बहुत बड़ा मुद्दा रहा, हाथरस को लेकर के आपको याद होगा कि दलित महिला बेटी की बात थी, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बहुत एड़ी चोटी का जोड़ लगाया। हाथरस में 3 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है। फिरोजाबाद में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 4 समाजवादी पार्टी, 1 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। एटा में 4 हैं, 3 पर सपा है, 1 पर बीजेपी है। कासगंज में 4 है, इसमें 2 पर सपा है, 2 पर बीजेपी है। मैनपुरी में 4 है, 3 पर सपा है, 1 पर बीजेपी है। कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी परिणाम आने के पे बदलाव हो सकता है, लेकिन बहुत नेट टू नेट लड़ाई वाली सीटें हैं, उनकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में 4 विधानसभा सीटें हैं, 3 पर समाजवादी पार्टी है, 1 पर बीजेपी है। कन्नौज है, 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, इसमें समाजवादी पार्टी है। इटावा है, 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 पर तीनों पर एसपी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है।
औरैया है 3 पर समाजवादी पार्टी आगे है। कानपुर देहात है 4 पर समाजवादी पार्टी, चारों सीट पर अगर देखा जाए 3 पर समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि 1 पर सपा है और 3 पर जो है भाजपा है। कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। कानपुर नगर की बात करें 10 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें से अगर आपको हम बताएं समाजवादी पार्टी 4, बीजेपी 6। हालांकि कहा जा रहा है ये परिवर्तन हो सकता है, कहीं 8 और 2 का भी औसत आ सकता है। जालौन में 2 पर बीजेपी है, 1 पर सपा है। 3 विधानसभा की सीटें हैं। झांसी में 3 पर बीजेपी है, 1 पर सपा है, 4 विधानसभा सीटें हैं। ललितपुर में 3 पर 2 है, दोनों बीजेपी खाते में है। हमीरपुर में 1 पर सपा है, 1 पर भाजपा है। ये लड़ाई दरअसल बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी कमजोर होती हुई दिखाई दी, जो हमेशा से माना जा रहा था कि हमेशा से वहां पर बदलाव होता रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट वहां के वोटरों को नहीं कर पाई। महोबा में 2 सीटें हैं, 2 में से 1 पर समाजवादी पार्टी है और 1 पर भारतीय जनता पार्टी है। अब हम आपको बता देते हैं तीसरे चरण के मतदान में कौन बड़े चेहरे, अखिलेश यादव, सतीश महाना, रामनरेश अग्निहोत्री, नीलमा कटियार, शिवपाल यादव। कानपुर में किदवई नगर से अजय कपूर भी मैदान में है यहाँ से, और इसमें से लुइस हैं, और इसमें सादाबाद से हाथरस से रामवीर उपाध्याय भी मैदान में हैं। तो ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चरण में तीसरे चरण में 28 से 30 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 33 से 35 और बसपा को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है। हालांकि बताया जा रहा है बसपा की वोट जो पहले मिलती रही हैं वो भाजपा और सपा में बढ़ चुकी हैं। तो ऐसे ओवरऑल 3 चरणों के मतदान में ये बात साफ होती दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे हुई है, थोड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी आगे होती हुई निकल गई है। ये सारे जो इलाके हैं जहां मैं बता रहा हूं, एक सीट इसलिए नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि यहां पर वो सारे मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, और जो समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन था वो बहुत कुछ यहां पर करता हुआ दिखाई दिया। अखिलेश यादव करहल में लड़ने का भी एक बड़ा फैक्टर रहा। वो सारी चीज़ें हम आपको समीक्षात्मक बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको केवल डिटेल बताना चाहते हैं कि तीसरे चरण में भी समाजवादी पार्टी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं आपसे चौथे चरण में क्या हुआ है, उसको जानना बहुत जरूरी है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटें रही हैं, जिसमें से पीलीभीत की बात करें, पीलीभीत में 67.59% वोटिंग हुई। कहा जा रहा है पीलीभीत में ज़्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि मेरी जो बातचीत लोगों से हुई है उनका कहना 4 सीटें हैं, पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर और बीसलपुर। कहा जा रहा है पूरनपुर सुरक्षित है, यहाँ पर सपा को फायदा हो सकता है, लेकिन जो लोगों का कहना है पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी पीछे है। 1-3 की लड़ाई है, 3 पर बीजेपी, 1 पर सपा है। लखीमपुर खीरी में 66.32% वोटिंग हुई, बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई, और कहा जा रहा था कि लखीमपुर खीरी में 4 पर सपा और 4 पर भाजपा। भाजपा यहां पर बहुत कड़ी टक्कर दे रही है और समाजवादी पार्टी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। कारण 8 में से 4 पर सपा, 4 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। सीतापुर की बात कर लेते हैं, 62.66% पर यहां पर मतदान हुआ है। 6% पर भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर है और 3 पर जो है समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीत सकती है। हालांकि पिछली बार 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 6 पर भारतीय जनता पार्टी आगे हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे सीतापुर में 9 में से 6 पर भाजपा, 3 पर सपा है। हरदोई में 58.9% मतदान हुआ है। इसकी बात करें तो संडीला और हरदोई जो सीटें हैं इसमें देखा जाए तो इसमें से 8 विधानसभा की सीटें हैं, 6 पर सपा है, 2 पर भाजपा है, लेकिन ये परिवर्तन थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक जगह बसपा भी लड़ाई में है, वो बात अभी समझने की बहुत ज़रूरत है। उन्नाव की बात करते हैं, 6 विधानसभा की सीटें हैं, 4 पर बीजेपी है, 2 पर समाजवादी पार्टी है। ये हम बात कर रहे हैं चौथे चरण में क्या हुआ है। चौथे चरण की स्थिति ये बन पाई है, लखनऊ भी चौथे चरण में था, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। लखनऊ में 60.05% मतदान हुआ है, 5 पर भाजपा, 4 पर सपा है। जब सपा यहाँ पर 1 सीट और बढ़ सकती है, लेकिन वो सीट मोहनलालगंज की है, क्या वहाँ पर होगा ये देखने वाली बातें हैं। रायबरेली की बात करते हैं, रायबरेली में 61% मतदान हुआ था, 5 पर सपा है, 2 पर भाजपा, 7 सीटें हैं। यहाँ पर सलोन में कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सेध लगा दी है, लेकिन भाजपा को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी वहाँ पर मजबूती से डटी हुई है। बांदा की बात करते हैं, 1 पर बसपा है, 1 पर सपा है। यहाँ पर 60.36% मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। फतेहपुर की बात करते हैं, फतेहपुर में जो है 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 4 पर भाजपा है और 2 पर सपा है। ये सारी सीटें हैं, इनमें 16 सीटें आरक्षित हैं। आरक्षित सीटों पर दोनों नजरें हैं सपा और बसपा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सभी को क्लीन स्वीप करते हुए आगे निकल गई थी। अब यहाँ पर कांग्रेस भी सीटों पर आगे बढ़ सकती है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाई है। इसकी बात ज़रा समझना पड़ेगा कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। अब हम बताएं चौथे चरण के मतदान में जो एग्जिट पोल हमारे सामने है, जो सीटों को लेकर के कितनी सीटें रहीं और कितना % मतदान हुआ, उन सब सीटों की बात हम कर रहे हैं 9 जिलों की, जिसमें से
32 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी, ऐसे 59 सीटों की बात हो रही है। 32 में से एक सीट जो है बसपा को भी जा सकती है, हालांकि वो भाजपा उसको लीड करती हुई दिखाई दे रही है। ये 4 चरणों का मतदान हो चुका है। 4 चरणों मतदान में अब यहां से छुट्टा पशुओं का राशन का मुद्दा, जो भारतीय जनता पार्टी राशन लेकर के आई, यहां से छुट्टा पशुओं का मुद्दा बहुत हावी हो गया। यहीं से भाजपा को नुकसान होना शुरू हो गया। जातिगत समीकरण यहीं से शुरू हो गया। यहीं से अजय मिश्र टेनी का मुद्दा सामने आ गया। किसान यहीं से नाराज होने लगा। यहीं से साढ़े 2,000 रुपये कहीं चर्चा नहीं हो पाई। यहीं से अखिलेश यादव को करहल की लड़ाई के बाद लौटना पड़ा और यहीं से योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर दिखाना पड़ा। यहीं से टर्निंग पॉइंट होता है चुनाव का। 5वें चरण की बात करेंगे। 5वें चरण में क्या हुआ है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बीच में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हमारे साथ वोटर्स मूड रिसर्च के इंचार्ज हेड तड़ित प्रकाश से हमारी जो बातचीत हुई है चुनाव को लेकर के, उन्होंने जो बातें कही हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। वो एक बहुत ही सटीक जानकारी देते हैं। इसके बाद हम आगे के 5वां 6वां चरण आपको बताएंगे कि कौन हो रहा है आगे, और अंतिम रिजल्ट बताएंगे किसकी आएगी सरकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम बातें हो रही। कहा जा रहा है 2022 का चुनाव 2017 की तरह नहीं है, 12 की तरह भी नहीं है। वोटिंग परसेंटेज लगातार कम हो रहा है और 7 चरणों में जब घोषणा हुई चुनाव आयोग के द्वारा 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, तो लोगों ने कहा कि लगता है 2017 की तरह ही फिर इस बार चुनाव होगा। सभी पार्टियों ने खूब प्रयास किया, मेहनत किया और अब जो 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं, वैसे में माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम रही है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किसका वोट कहां जा रहा है, कौन सा दल आगे है, कौन सा दल पीछे है। हमारे साथ मौजूद है वीएमआर वोटर्स मूड रिसर्च के हेड प्रकाश जी, और इनसे समझते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो कहां जा रहा है, कौन सी पार्टी में सेध लगी है, वोटरों का जो कहते हैं मूड समझ में नहीं आ रहा है, वोटर किधर जा रहा है, उसका मूड क्या है। तो सर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू संतोष जी। सर जरा समझाएं कि जो 5 चरणों का मतदान हुआ है, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे, चौथे, 5वें तक, जो पश्चिम से चला और पूर्वांचल की तरफ अब एंट्री हो चुकी है, क्या लग रहा है कि वोटर कहाँ जा रहा है सर? देखिए संतोष जी, इस बार जैसा आपने शुरुआत करी कि वोटर जो है अपने हिसाब से वोट कर रहा है, तो आप स्टार्ट करें अगर पहले दूसरे चरण के वोटर मूवमेंट से ही, तो कई जातियां ऐसी हैं जिन्होंने अब बीजेपी से दूरी बनाई है और जिसका साफ असर देखने को मिल रहा है, और आप भी इससे सहमत हैं कि बीजेपी की सीटें इसकी वजह से घट रही हैं। तो कौन सी जातियों ने किस फेज में कहाँ बनाया दूरी? अब आप अगर पहले फेज से शुरुआत करें, जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक का इलाका है, जो जाटलैंड भी कहा जाता है, भले ही वोट पूरे आप उत्तर प्रदेश का वोट प्रतिशत देखें तो जाटों का प्रतिशत मात्र 2 है, लेकिन उन्होंने उस फेज में और किसान आंदोलन की वजह से अपनी एक मूवमेंट बनाई जिसका असर पड़ा है बीजेपी पे। अब अगर पहले फेज से देखें तो पहले फेज में और जितनी सीटें थी उसमें से बीजेपी को नुकसान है, अच्छा खासा नुकसान है। किसकी वजह से? तो पहले फेज में जाट वोट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, पूरा नहीं हो रहा है, जो लेकिन यंग जाट हैं वो जा रहे हैं, किसानों के मुद्दे पे जा रहे हैं। कुछ सीटों पे गुजर वोट भी हमें देखने को मिला कि शिफ्ट हुआ। कुछ सीटों पे ब्राह्मण्स भी नाराज थे, और ये वो वोट है जो 2014 के बाद से लगातार बीजेपी को जा रहा था। और पिछले चुनाव में देखें तो 2017 में खास तौर पे बीजेपी को पड़ा था, वोट शेयर भी अच्छा बीजेपी को मिला और टर्नआउट भी अच्छा हुआ। इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करें अगर, कि जैसे बात हो रही है कि वोटर टर्नआउट कम हुआ इस बार, जिसकी चर्चा आपने भी करी, लेकिन मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। जो शहरी सीटें हैं वहां पे वोटर टर्नआउट अगर उसी अनुपात में भी है तो वोट काउंट के हिसाब से ज्यादा पड़ा है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको एक गौतम बुद्ध नगर की दादरी सीट की बात करूं, पिछली बार के मुकाबले वहां इस बार 1,80,000 वोटर नया जुड़ा है, और वोट परसेंटेज अगर वही है तो भी वोट काउंट में तो वोट ज्यादा पड़े ना कहीं ना कहीं। और शहरी एरिया में अगर वोट काउंट बढ़ रहा है और वोट उसी परसेंटेज में ज्यादा पड़ रहा है, तो वो किसका फायदा है? तो मुझे लगता है कि वहां शहरी एरिया में फिर भी बीजेपी अपने आप को बचा ले गई होगी, क्योंकि वो उनका एरिया है कहीं ना कहीं। लेकिन जब आप वही ग्रामीण पृष्ठभूमि पे इसको देखें तो वहां वोट परसेंटेज पिछले 5 सालों में वोट काउंट एक लिमिट तक बढ़ा है, इतनी मात्रा में नहीं बढ़ा, और वोट परसेंटेज वही है, विरोध भी है, जातियां भी छोड़ के गई हैं, तो वहां बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसको अगर आप जातिवार समझें तो पहले फेज में जाट, गुजर, ब्राह्मण छोड़ गए बीजेपी को। दूसरे चरण में जो सहारनपुर से ये वाला इलाका था जो मुस्लिम बेल्ट था,
पिछली बार मुस्लिम वोट बटा था सपा और बसपा या कांग्रेस के बीच में। इस बार देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम वोट इंटैक्ट रहा है, यानी वो बसपा पे नहीं गया, कांग्रेस पे नहीं गया। अगर कोई खास कैंडिडेट या कोई खास सीट पर्टिकुलर एक दो ना हो उसको छोड़ के, तो वो सपा के पक्ष में गया। लेकिन हिंदुओं में से वहां सैनियों ने भी छोड़ा है, जो सैनी वोटर पे असर डाला कई जगह। तीसरे चरण में आते आते आप देखें तो यादव वोट, जो खासतौर पर मुलायम का इलाका रहा है, पिछली बार वहां सपा को भी सीटें कम मिली थी, लेकिन इस बार यादव वोट भी मुस्लिम वोट की तरफ पूरी तरह इंटैक्ट रहेगा। साथ में जो मैनपुरी, इटावा, फरुखाबाद, ये सब इलाके हैं, एटा, जहां पे शाक्य वोट भी अच्छी संख्या में है, और शाक्य वोट का भी थोड़ा मोह भंग हुआ है बीजेपी से, और सीट वाइज जो देखने को मिलेगा। तो मुझे ये 3 चरणों में ही भाजपा को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। अब वो कहाँ होगा, कितना होगा, वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा एग्जिट पोल्स के थ्रू। चौथे चरण में आते आते आप देखिए जो लखनऊ के आसपास का एरिया है, वहां पे मुस्लिम भी इंटैक्ट हो गया होगा सपा के पक्ष में। दलित वोट इस एरिया में अच्छी खासी संख्या में है, लखनऊ के आसपास आप जानते हैं मोहनलालगंज, बाराबंकी और ये सारे लोग इलाके हैं, यहाँ पे दलितों में जाटो और पासी समुदाय की बहुत अच्छी संख्या है। तो ये अगर दलित वोट, आप इसको भी, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि अगर छोड़ के गया तो क्या अखिलेश ने इनको हैंडल करने की कोशिश करी, अगर बीजेपी से वापस छूट के गया जो पहले बसपा से आया है, तो इसको हमें समझना पड़ेगा 5वें चरण आते आते। जी संतोष। देखिए सर, आपने बताया कि पहले चरण, दूसरे, तीसरे चरण में बीजेपी को नुकसान हुआ है। ये बात सबको समझ में आ रही। चौथा चरण जब हुआ, जहां आप साठ सैनिक की बात करें, वहां पर भी हुआ है। दरअसल पांचवें चरण में 282 सीटों तक मतदान हो चुका है। कल जो पांचवें चरण का मतदान हुआ है उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले कर लेते हैं कि जो आपने चौथे चरण की बात करी, पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, ये वो जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था पिछली बार समाजवादी पार्टी और बसपा को। लखनऊ, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर, ये 9 जिले थे जहां पर चौथे चरण में मतदान हुआ। बहुत ज्यादा वोट नहीं हो पाया। यहाँ कहा जा रहा है कि 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हुआ। लखनऊ में कई सीटों पर हमने जाके देखा कि जहां पर सीट भाजपा की बहुत कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इसलिए हो पा रही क्योंकि जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं दलित वोट कहाँ जा रहा है, क्योंकि मायावती ने बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया, कांग्रेस वैसे भी बैकफुट पे दिखाई दे रही है, तो वो जो बसपा का कोर वोटर है वो शिफ्ट हो रहा है। राशन की बात हो रही है, शासन की बात हो रही है, आवास की बात हो रही है, ये बीजेपी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी को घेरने के सपा कह रही है कि यहाँ पर हमने मकान तो जो दिया गया वो अच्छा नहीं है, राशन दिया जा रहा है लेकिन 5 लाख का राशन चला जा रहा है खेतों में, जो हमने देखा सरोजी नगर में जाके देखा, बलियाबाद में देखा, मोहनलाल के जो ग्रामीण इलाके हैं शहर के बाहर के जो इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत टफ लड़ाई में है। तो क्या लगता है कि पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है इस बार, 67% वोटिंग हुई है पीलीभीत में। पीलीभीत की 5 सीटें हैं, 4 सीटों पर पिछली बार बरखेड़ा, पीलीभीत, पूरनपुर और बीसलपुर, 4 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। और वही सांसद है वरुण गांधी जो लगातार सरकार से सवाल करते हैं, तो इसका कोई असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, आपने बहुत सही जगह सवाल उठाया। शुरुआत के जो 3 फेज हैं, उसमें सबको क्लियर पिक्चर दिख रहा है कि बीजेपी को इतना नुकसान हो चुका है। अब वो 10 सीटों का है, 12 सीटों का है, 15 सीटों का है, 20 सीटों का है, फेज वाइज वो तय हो रहा है कि कितनी सीटों पर नुकसान है। लेकिन चौथे फेज में से कन्फ्यूजन शुरू हो गया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन जो चौथे फेज में आपने सवाल उठाया, इसको बहुत अच्छे से उठाया कि लखनऊ के पास के जो निचले इलाके हैं, जो पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, ये वो इलाके हैं जहां भाजपा अपनी ही वजह से, ये भीतरघात की वजह से, जैसे आप वरुण गांधी का नाम ले रहे हो, मैं उसको भीतरघात के रूप में लूंगा। लखीमपुर खीरी में जहां टैनिंग का और किसान आंदोलन की वजह से जो सारे मामले हुए, उसका असर, इस इलाकों में बीजेपी ने पिछली बार लगभग क्लीन स्वीप किया था। एक आधा दुक्का सीटें कहीं आसपास छिटक पाई थी। इन सीटों में बीजेपी को किसान आंदोलन और वरुण गांधी की वजह से नुकसान है। साथ ही जब आप अवध की तरफ बढ़ते हैं, जिसको आप लखनऊ के आसपास जैसे ही जोड़ते हैं, जो चौथे 5वें फेज में देखने को मिला, वहां जैसे ही आप बढ़ते हैं, मैं वहीं पीछे जाऊंगा कि इस इलाके में दलितों की अच्छी संख्या है। मेरे हिसाब से अवध के 13 जिले जो चौथे या 5वें चरण में हुए, उसमें दलित 22 से 23% है। और ये वोट जो है मायावती का होता था। और पिछले 2-3 चुनाव में देखिए, चाहे दोनों लोकसभा चुनाव हो, 14-19 के या 17 के, जाटो वर्सेस गैर जाटो को भुनाया गया कि गैर जाटो छोड़ के बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए तो बीजेपी को अच्छी जीत दिलाई। लेकिन अगर वहां पे मोह भंग हो रहा है गैर जाटवों का भी, तो वो कहाँ जा रहे हैं? क्या अखिलेश की जो दलित वोटों के प्रति जो उनकी पॉलिटिक्स है,
क्या वहां जा सकते हैं या मायावती के पास जा सकते हैं? अब इसमें समझने वाली बात क्या है, एक ये भी कहा जा रहा है, आपने देखा होगा कि जैसे ही चौथा चरण आया, अमित शाह जी का बयान आता है कि जो दलित वोटर हैं उसमें मायावती मजबूत हो रही है। और मायावती जब वोट डालने गई तो उन्होंने कहा कि एक पत्रकार के सवाल पे कि अमित शाह जी की महानता है कि वो हमें मान रहे हैं कि हम मजबूत हो रहे हैं। ये कहीं एक पोस्ट पोल अलायंस के लिए अभी से रणनीति तो नहीं बनाई जा रही कि आप देखिए कि जो पहले दूसरे तीसरे चरण के चुनाव थे, क्या मायावती के वोट बदल बसपा का वोट वहां पहले नहीं होता था? लेकिन भाजपा को पता था कि उस एरिया में जो वोटर दलित वोटर है या फिर जो उनके पास बसपा से आया हुआ वोटर है 14 के बाद से, अगर वो छोड़ के गया तो वो उस इलाके में चाहे आगरा के आसपास के हाथरस के मामले हों या किसान आंदोलन, इसकी वजह से वो मायावती पे वापस नहीं जाएगा। तो उन्होंने देखा कि इस चुनाव को बाइपोलर ही रहने दें, ताकि अगर वोट जो छोड़ के जा रहा है उसको हम रोक नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रोक सकते हैं तो भाजपा के पास ही रहे, क्योंकि वो मायावती के पास नहीं जा रहा था, उन्होंने खुद अपने पास रोकने की कोशिश करी। लेकिन चौथे चरण आते आते उनको ये समझ में आ गया कि ये वोटर जो छोड़ के जा रहा है हमें, अगर हम रोक नहीं पा रहे तो ये अखिलेश के पास ना जाके मायावती के पास जा रहा है, यानी वहां ट्रैंगुलर हो रहा है। अब इसको समीकरण वाइज समझिए, जहां पे अगर 42-43% बीजेपी को वोट मिला होगा, वहां 5-7% का बीजेपी को नुकसान भी हो गया। अगर वो बाइपोलर है, अखिलेश को जा रहा है, तो अखिलेश 29-32 से वहां पे एकदम कांटे की टक्कर दे देंगे। लेकिन अगर ट्रायंगुलर में होकर के मायावती के पास जाने के बाद ट्रायंगुलर हो रहा है, तो वो ट्रायंगुलर में वापस बीजेपी के जीतने की संभावना हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई गई है बीजेपी और बस बीएसपी को मिलके कि ट्रायंगुलर से करके फोर्थ फेज से कहानी को ऐसे घुमाया जाए। नुकसान बीजेपी को हो रहा है, लेकिन कितना नुकसान वोटों का, प्रतिशत का, कि वो बीजेपी को सीटों में कन्वर्ट कर सके, इस पर रणनीति बनी है। संतोष। ललित प्रकाश के साथ हमारी बातचीत आपने देख ली होगी। आइए पांचवें चरण की बात करते हैं। पांचवें चरण में जिस तरह की स्थिति बनी थी, 12 जिले थे, 61 सीटें थी, कहा जा रहा था 693 प्रत्याशी मैदान में थे। इसमें से बहुत ज़्यादा जो प्रत्याशी थे प्रयागराज के प्रतापपुर में थे, 25 प्रत्याशी मैदान में थे। इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम बात करें सबसे पहले सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में क्या स्थिति है? कहा जा रहा है सुल्तानपुर में 5 सीटें, लम्हुआ, इसौली, कादीपुर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सदर, इसमें से कहा जा रहा है 4 पर सपा है, 1 पर भाजपा है। हालांकि इसौली में बसपा भी आगे है। चित्रकूट की बात करते हैं। चित्रकूट में दरअसल 2 सीटें हैं, मानीपुर, चित्रकूट सदर, यहाँ कहा जा रहा है 1 पर सपा है, 1 पर भाजपा है। यही प्रतापगढ़ की 7 सीटें हैं, 5 पर सपा है और बाकी पर राजा भैया और प्रमोद तिवारी की जीत दिखती हुई दिखाई दे रही। बाबागंज और कुंडा, रामपुर खास को छोड़ दिया जाए तो बहुत टफ लड़ाई सपा और भाजपा में है। हालांकि एक सीट है विश्वनाथगंज, वहां कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी हार सकती है, लेकिन 5-3 की लड़ाई है यहाँ पर। जिस तरह की स्थिति बन पा रही, 5-2 की लड़ाई है, तो यहाँ पर सपा को हो सकता है 1 सीट कम मिले, 4 या 3 की मामले में जीत जा सकती है। कौशाम्बी में 4 सीटें हैं। सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य का गणित फंसा हुआ है, लेकिन जीत सकते हैं। वहीं मंझनपुर, चायल और कौशाम्बी की बात कर लें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 3-1 का मामला है, 3 पर सपा है और 1 पर भारतीय जनता पार्टी है। प्रयागराज में 12 सीटें हैं, फाफामऊ, सोराम, फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, बारा और कोरा, ये जो सीटें हैं इनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 6 पर सपा आगे बढ़ रही है, 6 पर भाजपा है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है 1 सीट पर बसपा भी सेंधमारी कर सकती है। तो ऐसे में 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरह के मतदान हुआ है पिछली बार की तुलना में, वहीं रीता बहुगुणा जोशी की नाराजगी भी बहुत कुछ असर डालती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे बाराबंकी की। बाराबंकी में 6 विधानसभा सीटें हैं, कुर्सी, रामनगर, जैतपुर, हैदरगढ़, दरियाबाद, बाराबंकी। इसमें कहा जा रहा है कि रामनगर हम लोग खुद गए थे, जैतपुर गए थे, हैदरगढ़ की बात किए थे, दरियाबाद सीट फंसी हुई है जो वहाँ से भाजपा निकाल सकती है। बाकी 5 पर समाजवादी पार्टी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 5-1 की लड़ाई है। अयोध्या में 4-1 की लड़ाई है, 4 सीटें, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और गोसाईगंज, यहाँ पर सपा आगे है। अयोध्या में कांटा फंसा हुआ है, कहा जा रहा है अगर यहाँ पर भी सपा जीतती है तो 5 सीटें सपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि यहाँ पर 4-1 की लड़ाई है। बहराइच की बात करते हैं, नानपारा, मटेरा, महासी, प्रयागपुर, कैसरगंज, बलहा, बहराइच ये सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कह रहा 5 पर सपा है, 2 पर भारतीय जनता पार्टी है। श्रावस्ती की बात करते हैं। श्रावस्ती में बिनगा, श्रावस्ती 2 विधानसभा सीटें, 1 पर सपा है, 1 पर भाजपा है। गोंडा की बात कर रहे हैं, गोंडा में स्थिति बहुत टफ है, 4 पर बीजेपी है, 3 पर सपा है। यहाँ पर गोंडा, मेहनौन, कटरा बाजार पर भाजपा सपा की लड़ाई है।
करनैलगंज में सपा भाजपा की लड़ाई है, तरबगंज में है, मनकापुर में भाजपा है, गौरा में भाजपा है। तो तीनों सीटें इस तरह की बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। अमेठी की बात कर लें, 4 सीटें हैं। गौरीगंज पर कांग्रेस आगे है, जगदीशपुर तिलोई पर भारतीय जनता पार्टी और अमेठी सदर पर कहा जा रहा है कि भाजपा चुनाव जीत सकती है। तो वैसे इसमें यहाँ 3-1 की लड़ाई है, 3 पर सपा है और 1 पर भारतीय जनता पार्टी। सलोन है रायबरेली की, जो हम उसके बता चुके हैं कि इसमें कौन आगे है। इसमें समाजवादी पार्टी इस चरण में सबसे आगे होती हुई निकल गई है। 41 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 20 पर भाजपा। ये 61 सीटों का पूरा खाका है, पूरा डेटा है। हम आपको बताते गए कैसे कैसे वोटिंग हुई, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह की सीट है इसमें, और इसमें नंद गोपाल नंदी हैं। अमेठी इसमें आप संजय सिंह हैं। बड़े चेहरे हैं जो चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, उनके हार जीत का तय भी यहीं से होना है। तो इस तरह से 5वें चरण में अगर देखा जाए तो 41 सीटों पर सपा है और 20 पर भाजपा है। आधे की लड़ाई में यहाँ पर भाजपा आ जाती है और यहीं से खेल बदलना शुरू हो जाता है। अब हम बताएंगे छठे चरण में क्या हुआ है। छठवां चरण जो हुआ है 3 मार्च को हुआ है। 10 जिले थे इसमें, 57 सीटें थी इसमें। उस दौरान हम लोग वहीं पर थे और वहीं पर गोरखपुर में मतदान हो रहा था। चीज़ों को देख करके आए हैं। बलरामपुर की बात कर लें, भाजपा यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में थी, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हुए जो भाजपा यहाँ पर पीछे चली गई। 2 पर भाजपा है, 2 पर सपा है और लड़ाई बहुत तगड़ी है। 4 सीटें हैं, गरसड़ी है, तुलसीपुर है, बलरामपुर सदर है, उतरौला है। यहाँ पर बीजेपी लड़ाई में थी, पिछली बार क्लीन स्वीप कर चुकी थी, लेकिन लग रहा है, अंदाजा लगा जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है। 2-2 की लड़ाई है। सिद्धार्थनगर की बात करें, 5 विधानसभा की सीटें हैं। कपिलवस्तु, बांसी, इटवा, सोहरतगढ़ और डुमरियागंज। इन सीटों की अगर हम चर्चा करें तो 3-2 की लड़ाई है। यहाँ पर सोहरतगढ़, डुमरियागंज को छोड़ दिया जाए तो तीनों पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। सोहरतगंज और डुमरियागंज पे बताया जा रहा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं महाराजगंज जिले की, जहाँ पर फरिंदा है, सपा यहाँ पर जीती हुई दिख रही है। पनियरा है, सिसवा है, नौतनवा है। ये 5 विधानसभा सीटें हैं। महाराजगंज सदर है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर टफ लड़ाई देती है। 3 पर है, समाजवादी पार्टी 2 पर है। कुशीनगर की बात करेंगे, 7 सीटें हैं। हाटा, कसिवा, पडरौना, तमकुही, गड्ढा, खड्डा, रामकोला, कुशीनगर और फाजिल नगर है। यहाँ पर देखा जाए 7 में से 4 पर सपा है, 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस भी यहाँ पर खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं बस्ती जिले की। बस्ती जिले में हरैया पर बसपा आगे है, यहाँ पर भाजपा की लड़ाई है। कप्तानगंज में बसपा सपा की लड़ाई है। रुधौली में सपा भाजपा की लड़ाई है। बस्ती सदर में भाजपा सपा की लड़ाई है। महादेवा सुरक्षित सीट सपा भाजपा की लड़ाई है। अगर स्थिति देखा जाए 3 पर सपा है, 1 पर भाजपा है और 1 पर बसपा है। अगर बसपा नहीं जीतती है तो 2 पर भाजपा या 3 पर सपा है। संत कबीर नगर की बात हम करेंगे। संत कबीर नगर की स्थिति समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भाजपा की बड़ी नेट टू नेट लड़ाई है। खलीलाबाद में सपा आगे है, मेहदावल में और धनघटा में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 2-1 की लड़ाई है, 2 पर भाजपा और 1 पर सपा है। हम बात करेंगे अम्बेडकर नगर की। कटहरी, टांडा, बसखारी और जलालपुर, यहाँ पर 2-4 की लड़ाई होनी चाहिए थी। बहुत टफ लड़ाई नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पर समझा जाए तो 4 विधानसभा सीटें हैं। 1 पर बसपा है और यहाँ पर दूसरे पर भाजपा है और 2 पर सपा है। सपा अगर जीती 3 जीतेगी, नहीं तो सपा यहाँ पर बहुत ही बुरी स्थिति में हो पाए। जलालपुर सपा हारती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि इन मौके पर चुनाव ये जीत जाएंगे। राकेश पांडे का यहाँ पर अपना एक मसला है। गोरखपुर की बात करते हैं, 9 विधानसभा सीटें हैं। ग्रामीण, सहजनवा, पिपराइच, चिल्लूपार सदर, कैंपियरगंज और खजनी, ये जो सीटें हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो वहीं पर चौरी चौरा भी है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो 5 पर भाजपा है और 4 पर सपा है। बहुत टफ लड़ाई है। चिल्लूपार जीतती हुई दिखाई दे रही है, ग्रामीण जीतती हुई दिखाई दे रही है, सहजनवा और पिपराइच की सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। यहाँ पर 4 की लड़ाई, जबकि पिछली बार सपा यहाँ पर क्लीन स्वीप हुई थी। 1 सीट चिल्लूपार के और बसपा के खाते में चली गई थी, बाकी सब पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना भगवा लहरा दिया था। देवरिया में 7 सीटें हैं। 7 में से 3 पर सपा है, 4 पर भाजपा है। यहाँ पर लड़ाई बहुत टफ है। बलिया में 7 सीटें हैं, 3 पर सपा और 4 पर भाजपा की बात की जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है सुरेंद्र सिंह जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो नहीं जीतते हैं तो समाजवादी पार्टी जीतेगी, 4 और 3 का मामला हो जाएगा। तो ऐसे में इस चरण में 28 पर सपा है, 27 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस है। 7वें चरण सबसे पहले बात जौनपुर की करेंगे। जौनपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं। 6 पर सपा है, 3 पर भाजपा है। बसपा इस बार कहीं भी नहीं है। कांग्रेस पिछली बार थी और भी मैदान से बाहर है। मड़ियाहू में जो है समाजवादी पार्टी आगे है। मछली शहर में भाजपा आगे है। मुगरा बासापुर भाजपा आगे है। मदनी में सपा आगे है। सदर में सपा आगे है। केराकत में भाजपा आगे है। बदलापुर में सपा आगे है। जफराबाद में सपा आगे है और शाहगंज में सपा और भाजपा की बड़ी टक्कर लड़ाई है। 1 सीट है मल्हनी, जहां धनंजय सिंह की चर्चा हो रही है। अगर धनंजय सिंह चुनाव जीत करके आते हैं तो मल्हनी में समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। हालांकि यहां पर बहुत नेट टू नेट लड़ाई है और कहा जा रहा है कि यहां पर सपा
बहुत ही मुश्किल घड़ी में है। धनंजय सिंह का अगर इसमें गणित बैठता है तो चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी की बात करते हैं। 8 विधानसभा सीटें हैं। वाराणसी दक्षिणी, वाराणसी उत्तरी, पिंडरा, शिवपुर, सेवापुरी, रोहनिया, अजगरा, ये वो सीटें हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारे। कैंट की बात की जा रही है, उत्तरी की बात की जा रही है, लेकिन वहां पर मोदी का जो एक अभियान चलाया गया, हम लोग वहां पर थे, उनकी रैली हुई, बहुत उसका इफेक्ट नहीं हुआ है। 3 सीट पर समाजवादी पार्टी है, 4 पर भाजपा है, 1 पर कांग्रेस है। ये समीकरण है 8 सीटों का। यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 4 पर यहाँ पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस। पिंडरा पर अजय राज चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आजमगढ़ की बात करते हैं। 10 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कहा जाए सगड़ी विधानसभा सीट फंसी हुई है, भाजपा के खाते में जा सकती है अगर बंदा सिंह जीतती हैं, नहीं तो यहाँ पर 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी की सीधी जीत दिखती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि लालगंज भी सीट फंसी हुई है, अगर सगड़ी सपा जीतती है तो लालगंज में सपा जाकर के वहां पर हार जाएगी, तो 9 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी को दी जा सकती है। मऊ में 4 विधानसभा सीटें हैं, 3 पर सपा और 1 पर बीजेपी। मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ सदर से हैं और यहीं पर दारा सिंह चौहान की भी लड़ाई जारी है। अब बात करते हैं 7 सीटें हैं गाजीपुर में, 4 पर बीजेपी है, 3 पर सपा है। बसपा भी लड़ाई में है, लेकिन बसपा यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मिर्जापुर की बात कर लेते हैं। मिर्जापुर में 3 पर सपा और 2 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। सोनभद्र की बात करें, सोनभद्र के दुधी तक हम लोग रॉबर्ट्सगंज तक गए थे, जो समझ के आए हैं। सोनभद्र में 5 विधानसभा सीटें नहीं थी, 4 हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी है पिछली बार अगर माना जाए, लेकिन यहाँ पर सोनभद्र में नुकसान होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है 1 अपना दल के खाते में गया था, 3 भाजपा जीत के आई थी 17 में, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 3 पर एसपी है और 1 पर बीजेपी है। ये बहुत टफ लड़ाई है। इस 7वें चरण में अगर देखा जाए तो सपा को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर मात्र 34 सीटें दिखाई दे रही हैं और 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। बसपा कहीं भी खाता नहीं खोल पा रही है, तो 54 सीटों की लड़ाई पूरी हुई। ये कहानी है 7 चरणों के 7 मार्च के मतदान की, जिसका एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, और ये सबसे खरा से सटीक है। लगभग 8 महीने हम फील्ड में रहे हैं, लगातार चीज़ों को देखे हैं और इस पर डायरी में नोट करते हुए चले गए हैं, जो आप सामने पढ़ करके बता रहे हैं। अब आइए फाइनल रिजल्ट की बात आ गई है। फाइनल रिजल्ट हम बताते हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। 403 में से 234 पर सपा, 164 पर भाजपा, 4 पर बसपा और 1 पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें राजा भैया और धनंजय सिंह की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो निर्दलीय हैं, चुनाव जीतेंगे तो उनको भी काउंट किया सकता है। तो ये लड़ाई है। इसके हिसाब से 234 से 240 सीटें सपा को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सपा अपना 2012 का प्रदर्शन दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर परिस्थिति दिखाते हुए भी बहुत आगे नहीं बढ़ पा रही है, 17 से पीछे है। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की, जिसको हमने आपको 8 महीने लग गए समझने में। एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के बाद जब रिजल्ट आएगा तब वो भी बताया जाएगा, लेकिन आज जो हमने आपको बताया है ये हमारा पोल टॉक का ही बनाया हुआ एक एग्जिट पोल है। इसको हम यूट्यूब पर पोल टॉक यूपी पर डालेंगे और पोल टॉक पर डालेंगे शाम 7 बजे 7 मार्च को, जरूर देखिएगा। इसके अलावा कोई एग्जिट पोल आपको इतनी खरी जानकारी, सही जानकारी, सच्ची बातें नहीं बता पाएगा। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।